औरंगाबाद की श्रेया का मामला बिहार ही नहीं पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी हत्या के पीछे कौन है, उसको कौन सी सजा मिलेगी अगर हत्यारे ने उसका गला दबा के या रेप करके मारा है अथवा तेजाब से उसके पूरे चेहरे को जलाकर उसके पहचान मिटाने की कोशिश की है, तो उसे कौन सी सजा मिलेगी। हम इस कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि श्रेया हत्याकांड के मामले में उसको न्याय कैसे और कब मिलेगा। हमारे साथ पटना के सुप्रसिद्ध एडवोकेट शिवनंदन भारती जी हैं, हम इनसे जानेंगे और आप भी जानिए कि आखिर में श्रेया को न्याय कैसे मिलेगा और आप भी सहयोग जरूर कीजिएगा। शिवनंदन भारती जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। बहुत ही दुखद समाचार जो है औरंगाबाद से आ रहा है कि एक लड़की को जो है बहुत दूर 100 मिलता है, जो पूरा उसका चेहरा जो है ख़त्म है। घर के लोग, बाकी लोग जो देख रहा है वो कह रहा है कि इसको जो तेजाब से जो है चेहरे को पूरा तरीके से जलाया गया, लेकिन प्रशासन और मेडिकल रिपोर्ट में इसको निगलेक्ट किया गया है। देखिए, अभी जो ये जो चर्चा का विषय बना हुआ है, कोई श्रेया की हत्या ही बिहार के लिए नहीं है। इस तरह के आए दिन बहुत सारी घटनाएं होती है। तो मूल रूप से जब जाएंगे, लोगों की संवेदना, सिंपैथी, बच्ची और बेटियों और किसी के भी घर में इस तरह की दुखद घटनाएं होती है तो उतना ही होता है। आखिर पूरे प्रकरण को जब आप जानेंगे तो आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि जिस तरीके से उस बच्ची के साथ जो घटनाएं हुई, पहले तो उन्होंने गुमशुदा का केस किया गया, बाद में फिर लाश मिली। पुलिस यदि समय रहते पूरी तरीके से तत्परता दिखाती तो शायद ये वारदात नहीं होती, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन ये भी एक बात फैक्ट है कि जब आप देखेंगे तो जब कभी भी 15-16 साल की लड़की का आप देखेंगे कि यदि वो गायब होती है तो एक पुलिस मान लेती है कि लड़की घर से भाग गई है प्रेम प्रसंग में। और 80% मामले में इस तरह की बातें होती भी है। हर केस को उसी दृष्टिकोण से, किसी के साथ रेप भी होता है, किसी का अपहरण भी होता है, लड़कियों के साथ इस तरह की वारदातें होती है। तो पुलिस को ये भी, इस जहन में भी वो बहुत इत्मीनानी रखते हैं जहाँ से ये होता है। एक बयान आपने दिखा रहा था एसपी साहब के बारे में कि उन्होंने जो एसिड से अटैक होने की बात को खारिज किया। बयान की बात मैंने देखा नहीं, आपके ही मुताबिक। फिर आपने कहा कि बाल के बारे में उनका बयान है कि मछली खा गई मुंह का। ये तो आप कोई भी निष्कर्ष तब तक आप नहीं जानते, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारा चीज़ आता है कि बाल यदि वो हटे हैं तो मछली बाल खाई, या होठ कटा है तो किसी धारदार चीज़ों से काटा है, या गला है, या मछली खाएगी तो उसका अलग बाइटिंग होगा। जो उसके एक्सपर्ट होते हैं वो एक अपना ओपिनियन देते हैं। तो पुलिस का या एसपी साहब का ये बयान कि मछली बाल खा गई, तो उसके पीछे पुलिस का भी रहता है कि हिंसा नहीं बढ़े, लोग हिंसक नहीं हो जाएं, कोई प्रश्न चिन्ह ना उठाए, तोड़ फोड़ ना हो, राज्य के अंदर अराजकता की स्थिति नहीं आ जाए। तो उस चीज़ को भी कभी कभी वो मिटिगेट करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। तो वो उनकी अपनी मजबूरी रही हो। लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर मान लिया जाए अपराधी के द्वारा, जो अभी पकड़ा नहीं गया, अपराधी के द्वारा श्रेया के चेहरे पर अगर तेजाब से हमला किया गया हो, उसको मारा गया हो, तो इसकी क्या कानूनी प्रक्रिया है, उसके ऊपर क्या हो सकता है? देखिए, एसिड अटैक हो गया या रेप हो गया, ऐसे परिस्थिति में यदि वो प्रमाणित हो जाता है, उसके कोई ठोस सबूत, कोई आंख से देखा हो या परिस्थिति जन ऐसा कोई साक्ष्य हो जिसमें किसी व्यक्ति का बहुत निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, तो इसमें फांसी तक की सज़ा का प्रावधान है। ये जो घटनाएं हैं, ये ब्रूटल मर्डर की बात होती है। जघन और जघनतम अपराध के श्रेणी में जब इस तरह की बातें आती है तो ऐसे परिस्थिति में आप देखेंगे तो उनको फांसी की सज़ा तक का प्रावधान है। मतलब जो अपराधी होते हैं उनको अगर एसिड अटैक में पकड़ा जाएगा तो फांसी की सज़ा होना तय है। लेकिन कब? जब कोर्ट में साबित होगा। और कोर्ट क्या होता है, एक एक सबूत के कड़ी से कड़ी जोड़ के एक वहां तक पहुंचता है। तो कड़ी कौन जोड़ेगा? पुलिस। अनुसंधान के दौरान उनको, अब वो अनुसंधान ही यदि वीक होगा तो स्वाभाविक है कि अभियुक्त बचता है। सर, अगर मान लिया जाए कि उस अटैक में जो है अगर तेजाब का जो है कहीं ना कहीं साक्ष्य मिलता है, तो क्या प्रशासन पे भी जो है सवाल उठेगा? क्योंकि उस इलाके में जो है तेजाब आया क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं जो है तेजाब को बैन किया गया है। देखिए, अभी वो
काल्पनिक प्रश्नों का आंसर इसलिए नहीं करना चाहिए कि अगर मगर लगा के हम लोग बात नहीं कर सकते। सबूत में क्या आया, वहाँ साक्ष्य में क्यों लगा। यदि आपको बिहार सरकार के अनुसंधान पर भरोसा नहीं है तो उनके परिजन को समय रहते हुए डायरेक्ट जो है सो फेयर इन्वेस्टिगेशन का हाई कोर्ट में रीट फाइल करेंगे कि हमको बिहार सरकार का या यहाँ के पुलिस के एफिशिएंसी पर भरोसा नहीं है, तो इसको CBI को जाँच करने के लिए दिया जाए, CID को दिया जाए, तब वो जाके एक एक चीज़ को करी को। लेकिन समय रहते बहुत लोग जिनके साथ घटनाएं होती है तो 80% दिमाग तो उसका इसलिए काम करना बंद कर देता है कि वो अपने बच्चों को खोते हैं, नर्वस होते हैं। और 20% यदि दिमाग काम भी करता है तो कानूनी अज्ञानता और रास्ता नहीं पता होता है कि क्या करें। हम लोगों ने देखा अनेकों FIR पढ़ते, सामने से गोली मारता है लेकिन मारने वाला तो मार के चला गया और इधर के परिजन नर्वस हो जाते हैं। जो मन में आया पुलिस ने जो कहा लिख दिया, दस्तखत कर दिया और उसी के आधार पर बाद में जाके वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। इसीलिए भगवान न करे, मेरा ये सजेशन है कि यदि आपके साथ कुछ इस तरह की वारदातें हो जाती हैं, घटनाएं होती है, तो आप तुरंत में FIR लिखने से पहले भी आप एक बार अपने वकील से संपर्क कर लीजिए, किसी एक्सपर्ट से कि सर इस तरह की वारदात हुई है, हम क्या लिखना चाहिए, ताकि वो उसको कठोर से कठोर सज़ा मिल सके। लेकिन 99% केस में कमज़ोर FIR लिखा है, घटना कुछ होती है, लिखावट करने का तरीका वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं। अनाड़ी लोग यदि कोई चीज़ को लिख देंगे तो स्वाभाविक है इस तरह की बातें होगी और उसका लाभ अभियुक्त को मिलता है और इससे उसका मनोबल बढ़ता है। और जब अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि क्राइम भी बढ़ेगा और सरकार के लिए भी मुसीबत यूं ही बनती रहेगी। सर लेकिन जानना ये जरूरी है कि जो श्रेया राजपूत के मामले में देखा जाए, अभी तक जो है अपराधियों को नहीं पकड़ा गया है। अगर अपराधियों को पकड़ना हो, कटघरे में खड़ा करना हो, तो उसके लिए क्या कानून हो सकता है? ये जो अनुसंधान करता है उनको जब लीड मिलता है, कोई कड़ी से कड़ी कोई भी गुप्तचर रखते हैं, किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति पर संदेह होता है तो वो अपना पकड़ते हैं और वो उसके बाद वो करते हैं। तो इस तरह के केस में शुरुआती दौर में कहीं कभी कभी लापरवाही बरती जाती है, लेकिन जब ये मामला बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है तो मुझे लगता है कि सरकार और पुलिस के ऊपर दबाव होती है। तब ऐसे परिस्थिति में कम से कम गिरफ्तारी में पुलिस लापरवाही नहीं बरतती। मेरा ये अपना अनुभव के आधार पर मैं बताया। हालांकि कभी कभी निर्दोष लोगों को भी जब बहुत प्रेशर आता है तो निर्दोष लोगों को ही 4 आदमी को गिरफ्तार करके भेज देती है पुलिस कि भाई हम गिरफ्तार कर ले ताकि पुलिस के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगे। तो ये सब चीज़ें होती है। देखा जाए तो कल जो है पवन सिंह भी जो है उनके घर पे आए थे, श्रेया राजपूत के घर पे, और उन्होंने मांग किया है कि CBI की जांच हो। अगर किसी मामले में CBI की जांच की मांग की जाती है तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर CBI जांच जो है वो होता है? देखिए, CBI की जांच की बात जहाँ तक CBI क्या है और बिहार अनुसंधान के बारे में ये भी समझिए। देखिए, एक ये जो बिहार पुलिस जो है बिहार सरकार के अधीन है, उनके पास साधन संसाधन का बहुत चीज़ों का ये अपना एक होता है। और वो कभी कभी लोगों को लगता है कि पॉलिटिकल दबाव हो, स्टेट मशीनरी है, तो उस पर लोगों को यकीन कम होता है। CBI जो है केंद्र सरकार के अधीन एजेंसियां होती है और उनको माना जाता है एज कम्पेयर टू बिहार सरकार, उसको इंटेलिजेंट माना गया है। तो जब इस तरह का जब कोई आई विटनेस नहीं हो और इस तरह का संवेदनशील मामला हो तो ऐसे परिस्थिति में यदि परिजन वो करेंगे तो राज्य सरकार भी उसको रेफर कर सकती है कि CBI के पास। या दूसरा विकल्प ये है कि आप कोर्ट में आप आते हैं, रीट फाइल करते हैं और फेयर इन्वेस्टिगेशन का आप बात करते हैं कि इसमें उचित अनुसंधान हो। उचित अनुसंधान के लिए आप कहेंगे और सरकार कोर्ट में ये यदि आप साबित करने में सफल हो जाते हैं कि बिहार सरकार जो जिस तरह का केस है, बिहार पुलिस उतना एक्सपर्ट नहीं है, उतना उसके पास इक्विपमेंट नहीं है कि वो तहकीकात कर सके वहाँ जड़ तक, ऐसे परिस्थिति में यदि कोर्ट को आप कन्विंस कर देते हैं तो कोर्ट ही इस मैटर को CBI के पास रेफर कर देती है और CBI के पास चला जाता है। तो इस तरह के केस में अपराधी को पकड़ना थोड़ा आसान हो जाता। तो ऐसे परिस्थिति में यदि ये हुआ तो CBI के पास रेफर किया जा सकता है। कभी कभी देखा जाए तो किसी मामले में अपराधी जो है वो काफी दिन तक पकड़ में नहीं आते, 1 सप्ताह 2 सप्ताह मामले को हो जाते हैं। उस समय जो है परिवार के लोग या प्रशासन को द्वारा क्या करना चाहिए ताकि जो है अपराधी पकड़ में जल्दी आए? मैंने बहुत शॉर्टकट में आपको बताया कि परिजन इस टाइम में स्वाभाविक है, किसी के भी घर में इस तरह की वारदात होगी तो जो उनके गार्जियन होते हैं, माता पिता या जो भी चीज़, वो शोक और विलाप करने में अपना महत्वपूर्ण टाइम बिता देते हैं। करना क्या चाहिए उनको उस वक्त? क्या करना चाहिए? उनको डायरेक्ट फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए हाई कोर्ट आ जाना चाहिए। हाई कोर्ट या DGP इत्यादि। हालांकि पुलिस प्रशासन
पर यदि आप चाहते हैं तो एसपी को आवेदन दीजिए, डीजीपी को दीजिए। तो ये सब भी एक प्रक्रिया है। और यदि आपको लगता है कि नहीं, बढ़िया से कोर्ट के निगरानी में यदि कोई अनुसंधान हो, तो इसके लिए आप हाई कोर्ट में आके आप रीट फाइल करते हैं, हाँ, फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो ऐसे में आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावना होती है। प्रबल संभावना हो सकती है। और इसी मामले में हो सकता है कि अगर परिवार के लोग जो है उच्च स्तरीय जांच कराए या हाई कोर्ट में आकर जो है अपना आवेदन दी, तो कहीं ना कहीं जो है श्रेया राजपूत को इंसाफ मिल सकता है। इसकी गुंजाइश बहुत ज़्यादा है कि उनको न्याय मिल सकता है और अपराधी को कठोर दंड मिल सकता है। ये सब एक प्रावधान है। जी, तब आप समझ सकते हैं किस प्रकार से श्रेया राजपूत को इंसाफ मिलेगा, परिवार के लोगों को क्या करना चाहिए, अब आप समझ चुके हैं। और साथ ही साथ आपने ये भी जाना है कि जो अपराधी है जब वो पकड़ में आएगा तो उसके ऊपर कौन सी कानून जो है, कौन सी कानूनी कार्रवाई होगी और उसको फांसी होगा कि नहीं होगा, ये भी हम आपको बता दिए हैं। अब आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा कि जिस प्रकार से हम आपको जानकारी दिए हैं वो कितना बेहतर लगा और कितने लोग हैं जो श्रेया राजपूत के न्याय के लिए हमारे साथ जुड़े हैं और खड़े हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सर, हमें आपने समय दिया और इसके बारे में गहनता से बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया।